हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। रिवीजन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड सेल में होता है, लोअर प्लांट जैसे एल्गी में होता है, कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जैसे इन हनी भी हो गया। इसमें जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, उनको ड्रोन बोलते हैं। ठीक। इंसेक्ट जैसे बी है, इसमें जो फीमेल होती है उसको क्वीन बोलते हैं, रानी मक्खी। ठीक है, एक ही होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते में, एक कॉम में। ठीक है, जो कि आपकी डिप्लॉयड होती है। बच्चों, माइटोसिस जो है आपको मालूम है इक्वेशनल डिवीजन होता है, जितने क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में है उतना ही पेरेंट सेल में होता है। ठीक। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल है पेरेंट और डॉटर के अंदर। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होती है। ठीक है, पेरेंटल सेल में आप देखिए डीएनए मान लीजिए 1 है, सेल ऑर्गेनेल 10 है, तो इंटरफेस में कंटेंट डबल हुआ। तो जब कंटेंट डबल हो गया तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चीजें बढ़ गई, मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया। तो अब चीजें वापस से बेहतर हो जाए तो आपको वापस से 1 और 10 लाना है। 1 और 10 तब लाएंगे जब यहां पर एम फेस होगा, मतलब माइटोसिस होगा, मतलब सेल डिवाइड करेगी। बच्चों, माइटोसिस सेल रिपेयर में हेल्प करता है। कहीं पर मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, बाहर की जो स्किन की लेयर होती है वो डैमेज होगी तो वहां पर आपकी नई सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, और जहां इंटेस्टाइन में HCl होता है, HCl वहां सॉरी स्टमक में, वहां जो गट की जो सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करता रहता है, वो HCl की वजह से डेथ होती रहती है और वहां पर नई सेल्स बनती हैं। ऐसे ही आरबीसी ब्लड की जो सेल्स है वो भी 120 दिन के बाद नई बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, शूट के टिप पर और रूट के टिप पर मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं। शूट के टिप पर मिलता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां की सेल्स डिवाइड करती हैं और रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज करती हैं। रूट और शूट के लेटरल साइड पर भी मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं, जिनको आप लेटरल कैम्बियम बोलते हैं। ये सेल्स रूट और शूट की लेंथ नहीं बढ़ाती, उसकी गर्थ बढ़ाती है, उसका डायमीटर बढ़ाती है, उसका चौड़ाई बढ़ाती है। इसके बाद था मियोसिस। मियोसिस में मैंने आपको कहा कि एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है। मियोसिस हुआ मतलब गैमेटोजेनेसिस हुआ, मतलब गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो गैमेटोजेनेसिस किसकी वजह से हुआ? मियोसिस। स्पर्म में 23, एग में 23। ठीक, तो मियोसिस ने डिप्लॉयड सेल्स को हैप्लॉयड कर दिया, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया, और मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा। फर्टिलाइजेशन ने जो बच्चा पैदा किया उसमें 46 क्रोमोसोम थे, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। फर्टिलाइजेशन ने वापस से डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर किया। अब यहां पर देखिए, मियोसिस का मतलब होता है मियोसिस फर्स्ट प्लस मियोसिस सेकंड। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगा। मान लीजिए एक पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मतलब मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 हमेशा डिप्लॉयड सेल में होगा। मियोसिस 1 की वजह से 2 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी। मियोसिस 1 डिप्लॉयड सेल्स के अंदर हैप्लॉयड ही लेकर आता है, और मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया। ठीक, अब ये दोनों सेल मियोसिस 2 करेंगी, इनसे 2 सेल बनी, इनसे 2 सेल बनी, बट जितना क्रोमोसोम यहां है उतना ही क्रोमोसोम यहां है। मतलब मियोसिस 2 में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता। मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉयड सेल्स में होता है। ठीक है, मियोसिस 2 हमेशा मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में होता है। तो यहां क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आया, इसलिए आपने इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला। अगर पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम है तो मियोसिस 1 के बाद कितने होंगे? 30 क्रोमोसोम होंगे। अब यहां से मियोसिस स्टार्ट किया, तो एक पेरेंट सेल जब मियोसिस करने आएगी तो वही है, सबसे पहले वो इंटरफेस करेगी। इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन करेगी। फिर वो मियोसिस 1 करेगी। मियोसिस 1 में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। उसके बाद एक गैप आता है जिसको आप इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती बट सेंट्रियोल के नंबर को डबल करती है। उसके बाद मियोसिस 2 होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, आपकी 4 सेल बनती हैं, जो आपने यहां पर देखा। ठीक है, जो आपने यहां पर देखा। तो बच्चों, ये एक आउटलाइन है कि हम मियोसिस को किस तरीके से पढ़ेंगे, एक आउटलाइन है। पहले हम इंटरफेस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 1 पढ़ेंगे, फिर इंटरकाइनेसिस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 2 पढ़ेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में देखिए, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन 2 बार हुआ और डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार हुआ। अब यहां से मैंने आपको बताया था कि हम पूरा इंटरफेस से लेके चलेंगे। एक पेरेंट सेल मियोसिस के लिए आई, मैंने मान लिया उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है और डीएनए का अमाउंट एक डिप्लॉयड सेल में 2C होता है। ठीक, मतलब इसमें टोटल डीएनए इन क्रोमोसोम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2C से। जीवन में कोई चेंज नहीं आया, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 2C का 4C हो गया।
क्रोमोसोम का नंबर सेम है बट एक क्रोमोसोम में अब 2 क्रोमेटिड है। यही चीज आपकी G2 के अंदर है। यहां तक आपको पढ़ा दिया था। अब हमें मियोसिस 1 स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 की ये स्टेजेस होती हैं, फिर हम मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। तो बच्चों, कैसा लगा रिवीजन लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रोफेस 1 जो होता है उसमें काफी सारी स्टेजेस होती हैं, इसलिए ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस, जिसमें सबसे पहला है लेप्टोटीन, जहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। ठीक, आपको 4 क्रोमोसोम दिखाए गए। आप चाहे तो 8 क्रोमोसोम से कर सकते हैं, 16 से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट इसमें इतने सारे क्रोमोसोम आ नहीं पाते, इसलिए मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला। एनसीईआरटी में भी 4 क्रोमोसोम लेके चले हैं। व्हाइट रेड व्हाइट रेड, व्हाइट वाला मैटरनल और रेड वाला पैटर्नल। मेरे अंदर 23 क्रोमोसोम मम्मी से है, 23 क्रोमोसोम पापा से है। मम्मी वालों को मैटरनल बोलते हैं, पापा वालों को पैटर्नल बोलते हैं। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे हर क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है वो चिपकी हुई है, उतना सेपरेशन नहीं है। ठीक, और यहाँ फूलों का गुलदस्ता जैसा अरेंजमेंट लगता है। क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है वो फूलों के गुलदस्ते की तरह दिखता है, और फूलों के गुलदस्ते को बुके बोलते हैं। तो कुछ लोग इसको बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। इसके बाद आता है जाइगोटीन, सेकंड स्टेज है। जाइगोटीन में क्या हुआ, ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम थे, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है और इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। एक ही पेयर में जो 2 क्रोमोसोम है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। होमोलोगस क्रोमोसोम की आपकी पेयरिंग हो जाती है, इसको आप बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक, और पेयरिंग करने में जो प्रोटीन हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब आप देखिए, ये एक बाइवेलेंट है। एक बाइवेलेंट क्यों बोला, बाई मतलब 2, तो एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम है। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, और 2 क्रोमोसोम में टोटल क्रोमेटिड 4, और 4 क्रोमेटिड मतलब एक टेट्राड। इसका मतलब जितना बाइवेलेंट उतना टेट्राड। बट ये टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं होता जाइगोटीन के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड थोड़ी चिपकी हुई हैं। तो ये टेट्राड वर्ड ज्यादा बेटर यूज करते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन में। वहां पर क्रोमेटिड का सेपरेशन अच्छी तरीके से होता है, तो आपको चारों क्रोमेटिड अच्छे से विजिबल होंगी। ठीक, फिर एक क्वेश्चन कराया था कि मान लीजिए जाइगोटीन में 20 क्रोमोसोम है, तो बाइवेलेंट कितने हो जाएंगे, उसके आधे, और क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे, 40, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। लेप्टोटीन जाइगोटीन शॉर्ट स्टेजेस होती हैं, इससे थोड़ी बड़ी होती है नेक्स्ट स्टेज, जिसको आप पैकेटीन बोलते हैं। पैकेटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड सिस्टर, एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड सिस्टर। अब आप देखिए, व्हाइट रेड की जगह आ गया, रेड व्हाइट की जगह आ गया। मतलब यहां पर क्रोमोसोम के इस वाले पार्ट में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाला डीएनए एक्सचेंज हुआ है। क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाला डीएनए एक्सचेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। इसको क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इससे वेरिएशन आती है बच्चों, इससे आपकी वेरिएशन आती है। ठीक, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस जगह को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, ये आपका हो गया। यहाँ चारों क्रोमेटिड देखिए अच्छे से विजिबल है, तो आप यहाँ टेट्राड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम को साथ में लाया था ताकि आप क्रॉसिंग ओवर करवा सकें। डिप्लोटीन के अंदर देखिए, अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप क्रॉसिंग ओवर करा चुके हैं। तो जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। तो क्रोमोसोम देखिए यहां से सेपरेट हो गए, बट एक जगह पर क्रोमोसोम अब सेपरेट अभी भी नहीं हुए हैं, वहां पर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्यास्मेटा। तो क्यास्मेटा वो पॉइंट होता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ठीक, कुछ कुछ सेल्स होती हैं जैसे oocyte सेल जो होती हैं, वहां पर ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये कुछ मंथ और ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाती है। ठीक, और इस स्टेज को बोलते हैं डिक्ट्योटीन स्टेज। डाइकाइनेसिस लेट प्रोफेज को बोला। डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज है।
ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, सेंट्रियोल अपोजिट पोल में चले गए और कियास्मेटा आपका गायब हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा। क्रोमोसोम आपका कंडेंस हो गया, स्पिंडल फाइबर आपका बन गया और इसके बाद आएगा आपका मेटाफेज 1, इसलिए इसको बोला ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अब मेटाफेज में क्या हुआ, जो बाइवेलेंट थे वो इक्वेटर पे आ गए, तो टोटल इक्वेटोरियल प्लेट कितनी है, 2 है। अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज 1 में एक प्लेट में 2 है, ठीक, और क्रोमेटिड एक प्लेट में कितनी है, 4 है, क्योंकि एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम, तो एक प्लेट में टोटल क्रोमेटिड कितनी हो गई, 2 और 2 4। एक टेट्राड में कितने सेंट्रोमियर हैं, एक टेट्राड में 2 क्रोमोसोम है, तो कितने सेंट्रोमियर हो गए आपके, 2 सेंट्रोमियर आपके हो गए। ठीक, तो बच्चों थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। रिवीजन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब स्पीशीज होती है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपको अर्थ पे दिखते हैं, इस चीज को आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं और इनके बारे में हमें पता है। लोकल नेम, एक स्पीशीज का जो लोकल नेम है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो वहां की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है ना। तो आपको लगेगा कि लोग 10 अलग अलग प्लांट की बात कर रहे हैं, बट नहीं, प्लांट एक ही है, तो लोकल नेम अलग अलग होते हैं। तो इसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन होने लगा। तो बायोलॉजिस्ट ने डिमांड किया कि यार एक नाम फिक्स करो जो बायोलॉजिकल नेम कहलाया जाएगा, जिसको आप साइंटिफिक नेम बोलोगे, और वो पूरे वर्ल्ड में घूम लो, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। बट नॉमेनक्लेचर से पहले उस चीज को प्रॉपरली, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने से पहले उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आप बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रोटोकॉल तैयार किए गए, ठीक, उनके अकॉर्डिंग आप साइंटिफिक नेम देंगे। तो ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इनके अकॉर्डिंग आप प्लांट के साइंटिफिक नेम देंगे। ICZN के अकॉर्डिंग आप एनिमल का साइंटिफिक नेम देंगे। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्ोलस लिनियस के द्वारा दिया गया और इनकी जो भी बातें हैं ये सभी को मान्य होगी, इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक नेम देंगे। ठीक, इसमें यह बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही बायोलॉजिकल नेम होगा, एक ही साइंटिफिक नेम होगा। सो सर, बाई क्यों लिखा है, बाई का मतलब है उस नाम में 2 वर्ड होंगे। जो पहला वर्ड होगा वो जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट होगा, इसी को जेनेरिक नेम बोलते हैं। जीनस का पहला जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो पहला अल्फाबेट होगा वो आपका स्मॉल होगा। साइंटिफिक नेम लेटिन भाषा में लिखे गए, ठीक, लेटिन एक डेड लैंग्वेज है, अब एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं है, ठीक है, तब लिखे गए। और लिखने का जो रिटर्न है वो इटैलिक्स में है, लिटा के हम लिखते हैं। आप चाहते हो कि हम लिटा के ना लिखें तो आपको इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, एक साथ अंडरलाइन नहीं, सेपरेटली अंडरलाइन। और जो भी नाम, जो भी साइंटिस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन साइंटिस्ट का नाम स्पीशीज के बाद शॉर्ट फॉर्म में आएगा, एब्रीवेशन की फॉर्म में आएगा। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट। बच्चों, चाइना रोज, ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर था, स्किप कर सकते हैं। हिबिस्कस जीनस है रोजा साइनेंसिस, ये एक सिंपल स्पेसिफिक एपिथेट नहीं है, ये कंपाउंड स्पेसिफिक एपिथेट है। लायन का नाम, टाइगर का नाम, पोटैटो का नाम, ब्रिंजल का नाम। तो आप देख सकते हैं कि जीनस सेम हो सकते हैं, जीनस सेम हो सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लेक्स ग्लैब्रा, पाइनेक्स ग्लैब्रा, ठीक, जैसे आपने मैंगीफेरा इंडिका देखा, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका मतलब रोज, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, क्योंकि बच्चों को ये चीज तो पता होती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। अगर वहां आ जाए स्पेसिफिक एपिथेट कांट बी सेम, तो बच्चा कॉन्फिडेंस में इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लगा देगा कि हाँ भाई, स्पेसिफिक एपिथेट सेम नहीं होते, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट कैन बी सेम। बच्चों, यहां क्लासिफिकेशन बताया गया था कि भैया इतने सारे प्लांट्स हैं तो सबका क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल करना इजी नहीं है। तो अगर आपके पास 1000 प्लांट है और उनमें से 500 प्लांट्स के अंदर 80% कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, तो आप उनको उठा के एक ही फैमिली के अंदर रख सकते हैं, एक ही ऑर्डर के अंदर रख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, क्लासिफिकेशन में आपके काफी सारे स्टेप्स हैं, जिनमें मेन जो है वो 7 स्टेप्स हैं आपके। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एनिमल में फाइलम, प्लांट के अंदर डिवीजन। ठीक, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है,
इसमें काफी सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप को आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं और हर कैटेगरी के सामने जो चीज लिखी है इसको आप टेक्सॉन बोलते हैं। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, एनिमल, मैमल, डॉग। बच्चों एनिमल किंगडम है, मैमल क्लास है, डॉग स्पीशीज है, तो तीनों का लेवल अलग अलग है। ठीक, टेक्सॉन तो हमेशा डिफरेंट ही होंगे, तो यहां पर जो नाम आएगा वो हमेशा डिफरेंट ही आएगा, इसको तो रट्टा मान लो। यहां पर कभी भी सेम टेक्सॉन लिखा नहीं आ सकता, हो नहीं सकते सेम टेक्सॉन, डिफरेंट टेक्सॉन, डिफरेंट टेक्सॉन, डिफरेंट टेक्सॉन। बस ये चेक करना पड़ता है लेवल सेम है या डिफरेंट है। यहां पर देखिए डॉग भी स्पीशीज है, कैट भी स्पीशीज है, रैट भी स्पीशीज है, इसका मतलब सेम लेवल। यहां देखिए डॉग स्पीशीज है, सोलिनेसी फैमिली है, पोलोमिनियंस ऑर्डर है, मतलब डिफरेंट लेवल। और क्वेश्चन देखिए, डाइकॉट, मोनोकॉट और मैमल्स तीनों की तीनों क्लास हैं, मतलब डिफरेंट टेक्सॉन एट सेम लेवल। इन तीनों को आप चारों को देखिए, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, ये स्पीशीज है, ये किंगडम है, डिफरेंट टेक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। तो बच्चों थैंक यू। बच्चों गुड आफ्टरनून, रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। एक चीज होती है किंगडम, ठीक, मैंने बोला किंगडम, किंगडम का मतलब हुआ कैटेगरी। अब किंगडम के सामने मैंने लिखा एनिमेलिया, तो एनिमेलिया हुआ टेक्सॉन। तो एक किंगडम ने, किंगडम मतलब कैटेगरी, तो एक कैटेगरी ने किसको रिप्रेजेंट किया, एनिमेलिया को, और एनिमेलिया क्या है, टेक्सॉन। तो एक कैटेगरी एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक आम भाषा में मैंने ये बोला कि जो एनिमेलिया जो कि एक टेक्सॉन है वो किसके अंदर आता है, वो एक कैटेगरी के अंदर आता है और कैटेगरी है किंगडम। इसलिए लोग टेक्सॉन को मोर और लेस क्या बोल देते हैं, कैटेगरी बोल देते हैं। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। मैंने कहा क्लास, क्लास है कैटेगरी। अब क्लास के सामने मैंने लिखा इंसेक्ट, मैं इंसेक्ट बोलूं या इंसेक्टा बोलूं एक ही चीज है, इंसेक्ट या फिर इंसेक्टा एक ही चीज है। क्लास है कैटेगरी, क्लास का एग्जाम्पल है इंसेक्ट या फिर इंसेक्टा। तो इंसेक्ट और इंसेक्टा क्या हुआ, टेक्सॉन हुआ। ये टेक्सॉन किसका एग्जाम्पल हुआ, कैटेगरी का एग्जाम्पल हुआ, इसलिए टेक्सॉन को कैटेगरी बोल देते हैं। ठीक, अब मैंने बोला क्लास, क्लास का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, क्या बोला, इंसेक्ट या फिर इंसेक्टा। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है उन सब को उठा के हमने इंसेक्ट क्लास के अंदर डाल दिया। अब इंसेक्ट क्या है, आपका टेक्सॉन है, और इंसेक्ट किसका एग्जाम्पल है, एक कैटेगरी का एग्जाम्पल है, और उस कैटेगरी का नाम क्या है, क्लास। तो कैटेगरी है क्लास जिसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स है टेक्सॉन। तो अब इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी को मैं क्लास बोल रहा हूं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स आ रहे हैं। मॉस्किटो आ रहा है, बीटल आ रहा है, फ्लाई आ रहा है, बीज आ रहा है। तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसको मैं क्लास बोल रहा हूं, ये सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे नहीं बनाई गई है। हर कैटेगरी अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटाइटीज है। बायोलॉजिकल एंटाइटीज का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आपके डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। तो जो क्लास एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसके अंदर आपका जो आपका क्लास है जो कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसके अंदर आपके क्या आए, इंसेक्ट्स आए। बट इंसेक्ट्स भी बहुत तरह के हैं, एक ही टाइप के इंसेक्ट्स नहीं है, समझे। तो कोई भी कैटेगरी आप सिंपल ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का एग्रीगेशन है, नहीं, वो अपने आप में एक डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटाइटीज है जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया होगा। टेक्सोनॉमी के अंदर 2 टाइप की है, क्लासिकल एंड मॉडर्न।
क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 10 प्लांट हैं, तो आप इन 10 प्लांट में सिर्फ उन कैरेक्टर की स्टडी करेंगे जो आपको बाहर से दिख सकते हैं। बाहर से क्या दिख सकता है? प्लांट की हाइट दिख सकती है, लीफ के नंबर दिख सकते हैं, लीफ का अरेंजमेंट दिख सकता है, इसको बोलते हैं क्लासिकल। लेकिन अगर आप इन प्लांट्स में या इनमें एनिमल भी हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इनमें कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है ना, कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, अगर सेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, आप इनके डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में जानते हैं और इनका इकोलॉजी में क्या रोल है, इनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, कौन सा डेजर्ट एरिया में मिलेगा, है ना, कौन सा आर्कटिक एंटार्क्टिक ठंडी जगह पे मिलेगा, तो ये इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो ये तीनों इंटरनल कैरेक्टर हैं। तो यहां पर आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, क्राइटेरिया लेते हैं। तो ये है मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो कि क्लासिकल से बेस्ट है। अब अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड थे, क्योंकि उस टाइम हम लोगों की जो जरूरत थी वो रोटी कपड़ा मकान थी, तो हम हर क्लासिफिकेशन का जो आधार बनाने की सोचते थे वो यही सोचते थे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि हमें ये पता चल जाए कि इस ऑर्गेनिज्म में हमने मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑयल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो शुरू के जो क्लासिफिकेशन रहे वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और नीड के बेसिस पे थे। फिर एक टर्म आई सिस्टमैटिक, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ये चार चीजें तो चाहिए चाहिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। भाई कहीं किसी जंगल में पहली बार किसी प्लांट को देखोगे तो उसकी कैरेक्टर स्टडी करोगे, कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसका पूरा क्लासिफिकेशन दोगे, फैमिली जीनस सब बताओगे और उसका नॉमेनक्लेचर देंगे, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक, यहां टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मतलब आप ये भी बताइए कि उसका एंसेस्टर कौन है प्लांट का, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी फाइलोजेनी बताइए, इवोल्यूशनरी स्टडी बताइए, उसकी उसके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी बताइए, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ जिसका नाम है सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस ने किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था, ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस साहब ने किताब लिखी, किताब का नाम था सिस्टमा नेचुरा, जिसके अंदर साइंटिफिक नेम दिए गए एनिमल के। बच्चों ये रहा आपका सबसे छोटी कैटेगरी है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है आपकी। ठीक, अब आप देखिए ये है स्पीशीज और ये क्या है, ये है जीनस। तो एक जीनस में अलग अलग तरह की स्पीशीज आ रही हैं, स्पीशीज सब अलग अलग तरह की हैं लेकिन फिर भी एक जीनस में है, इसका मतलब स्पीशीज लेवल पे कुछ सिमिलरिटीज रही होंगी, उन सिमिलरिटीज के आधार पर आपने इनको एक जीनस के अंदर डाल दिया। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज के कलेक्शन से बना जीनस। तो एक जीनस में अलग अलग स्पीशीज आ गई, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आ गए, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली आ गई। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो परिवार बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जब परिवार बहुत बड़ा होता जाता है तो डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, तालमेल कम होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ आ रहे हो तो आप एक घर से गांव, गांव से शहर, शहर से बहुत सारे शहर, देन स्टेट, मतलब आपकी कैटेगरी बड़ी होती जा रही है। तो जितना लोअर लेवल पे रहोगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटी ज्यादा मिलेगी, जितनी हायर कैटेगरी पे जाओगे ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे, सिमिलरिटी कम मिलेगी। तो मोर सिमिलर कैरेक्टर यहां मिलेंगे, लेस सिमिलर कैरेक्टर यहां मिलेंगे। यहां सिमिलर कैरेक्टर कम है, इसका मतलब डिफरेंसेस ज्यादा हैं और डिफरेंसेस को बोलते हैं जनरल कैरेक्टर, मतलब यहां जनरल कैरेक्टर ज्यादा है, यहां जनरल कैरेक्टर कम है। तो जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती है लोगों के बीच में वहां क्लासिफिकेशन इजी है कि भाई इनके अंदर 60% कैरेक्टर मैच हो रहे हैं 10 के 10 फ्लैट में, 60% कैरेक्टर मैच हो रहे हैं ना, उठा के इनको एक फैमिली में रख दो। तो जहां सिमिलरिटी ज्यादा होती है वहां क्लासिफिकेशन करना इजी होता है और जहां पर सिमिलरिटी कम है वहां क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम तो किंगडम में है, बट किंगडम ऑप्शन में नहीं था। तो सबसे दूरी पे कौन है, सबसे दूरी पर है आपका क्लास। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी।
तो टोटल कितनी थी आपकी? टोटल आपकी 7 थी। ये 7 आपकी रियल कैटेगरीज हैं, जिनको आप ऑब्लिगेट कैटेगरी बोलते हैं। इनके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती है, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, ये आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है। ठीक। अरेंजमेंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का स्पीशीज से किंगडम। कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हर कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है एक टेक्सोन को, और टेक्सोन मतलब रैंक। किंगडम क्या है? कैटेगरी। किंगडम के सामने लिखा है प्लांटे, प्लांटे क्या है? टेक्सोन, और क्या है? रैंक। तो एक तरीके से जो प्लांटे है, जो टेक्सोन है, वो एग्जाम्पल हो गया किसका? किंगडम का। और किंगडम क्या है? कैटेगरी। मतलब टेक्सोन एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया कैटेगरी का, इसलिए हम कह देते हैं टेक्सोन को मोरलेस कैटेगरी बोल देते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब आप यहां देखिए, स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट है, 20 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीशीज टर्म दिया था जॉनरे। वो सारे इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो सब एक ही स्पीशीज के मेंबर कहलाए जाएंगे, बट वो किसी दूसरी स्पीशीज से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज था जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब आप देखिए, ऑरियस, ल्यूपस, फैमिलीज, 3 अलग अलग स्पीशीज हैं। स्पीशीज के कलेक्शन से बना जीनस, स्पीशीज के कलेक्शन से बना जीनस, स्पीशीज के कलेक्शन से बना जीनस। तो इनके अंदर कुछ तो सिमिलरिटीज होती होंगी, तभी तो इनको एक जीनस के अंदर रखा है। तो बच्चों, ये आपको अच्छे से अब समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा रिवीजन लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।